चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, कि कैसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस जो है पहले बनाए गए हमारे इंडिया के लिए। जैसे कि हमें पता ही है कि ब्रिटिश जो है इंडिया में आए थे एज अ ट्रेडर 1600 में इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे, विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। जो कि एक चार्टर जो है साइन किया गया था, ग्रांट किया गया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए, जो कि क्वीन एलिजाबेथ वन ने किया था। इन 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड purely trading functions obtained the Diwani ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ये जो है कंपनी ने 1765 में जो है ट्रेडिंग फंक्शंस किए थे, ट्रेड किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। दिस started its career as a territorial power in 1858 in the wake up of the Sepoy Mutiny. The British Crown assumed direct responsibility for the governance of India. बाद में जो है ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने ले ली गवर्नेंस ऑफ इंडिया की 1858 में। बाद में जो है हमें इंडिपेंडेंस उनसे कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। ये तो सभी को ही पता होगी। With independence came the need of a constitution, as suggested by M.N. Roy. In 1934, a constituent assembly was formed for the purpose, जैसे कि M.N. Roy ने बताया था 1934 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 को ऑप्ट किया गया था। However, various features of the Indian Constitution and polity have their roots in the British rule. लेकिन कुछ जो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो ब्रिटिश रूल में जो थे, कुछ फीचर्स थे उनसे अडॉप्ट किए गए हैं। There are certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organizations. इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं ब्रिटिश रूल के रिगार्डिंग जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन हुई है हमारे लीगल फ्रेमवर्क की। These events have greatly influenced our constitution and polity. इस इवेंट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे पॉलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। सो इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है एक्सप्लेन और पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जो है कंपनी रूल 1773 से 1858 तक रहा था, तो पहला है 1773। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या थी? इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये जो है पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, जिन्होंने हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमारे जो अफेयर्स हैं उन्हें रेगुलेट करना स्टार्ट किया था। It recognized for the first time the political and administrative functions of the company. और इन्होंने पहली बार जो है political और administrative functions किए थे by कंपनी के थ्रू। It laid the foundation of central administration in India. तो इसमें जो है central administration जो है start की गई थी। इसमें फीचर्स क्या थे? इसमें गवर्नर जनरल होता था, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। It designed the governor of Bengal as the governor general of Bengal. इन्होंने क्या किया? जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया and created an executive council of 4 members to assist him. और उन्हें असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स जो हैं वो रख दिए। The first such governor general was Lord Warren Hastings. और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। It made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal. और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको सबॉर्डिनेट करने के लिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो हैं उन्होंने रखी। Unlike earlier when the 3 presidencies were independent of one another. पहले ये जो थी इंडिपेंडेंट थी, बाद में इन्होंने क्या कर दिया? उन्हें डिपेंडेंट बना दिया। It provided for the establishment of Supreme Court at Calcutta 1774, comprising 1 Chief Justice and 3 other judges.
इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता था और 3 और जजेस। It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives. और ये सर्वेंट्स, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, उन्हें मना करते थे कि किसी भी व्यक्ति से जो है ब्राइब नहीं लेनी। It strengthened the control of the British government over the company by requiring the Court of Directors to report on its revenue, civil and military affairs in India. ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैसे कंट्रोल बढ़ा जब कंपनी को इंडिया की रेवेन्यू के बारे में, सिविल रिपोर्ट सारी और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में जो है उन्होंने बताना स्टार्ट किया। नेक्स्ट था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। रेक्टिफाई किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1772 को और बाद में ये एक्ट बना। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेंडिंग एक्ट पास किया जो कि 1781 में हुआ था और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट था पिट्स एक्ट जो कि 1784 में बनाया था। इसके क्या फीचर्स थे? इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग करता था। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए ताकि उनके जो कमर्शियल अफेयर्स हैं उन्हें मैनेज किया जाए। बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। और उन्होंने नई बॉडी बनाई जिसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स जो है उन्हें मैनेज करेगा। Thus it established a system of double government। इस तरीके से उन्होंने डबल गवर्नमेंट जो है वो उसका सिस्टम स्टार्ट किया। थर्ड है, इट empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenues of the British possessions in India। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या क्या सुपरवाइज करेगा? सारे ही सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट्स या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं वो सारे जो हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट करेगा। Thus, the act was significant for two reasons. First, the company's territories in India were for the first time called the British possessions in India। इसमें फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया, मतलब कि ब्रिटिश जो है अच्छे से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाना स्टार्ट किया। एंड सेकेंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल। इसमें जो है ब्रिटिशर्स को ज़्यादा कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोल करने के लिए जो है वर्क्स उन्होंने करने स्टार्ट किए। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के लिए। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। और उन्होंने सारी पावर्स जो हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री पावर्स हैं, किसे दे दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India। इसमें जो है जो उन्होंने पहले बम्बई, मद्रास या फिर बनाए हुए थे जितने भी गवर्नर्स, उन्हें नहीं बनाया, एक गवर्नर बना दिया जो कि था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वाज कॉल्ड एज रेगुलेशंस। जो पहले एक्ट बनाए गए थे उनके अंडर जो लॉज बने थे उन्हें रेगुलेशंस कहा गया, और जिस लॉ जो है उसके बाद बने उसे एक्ट्स कहा गया। नेक्स्ट इज थर्ड, इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एज अ कमर्शियल बॉडी जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रही थी उसे एंड कर दिया गया। विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जिससे जो है पूरा प्रशासन जो है वो चलाने लगे।
It provided that the company's territories in India were held by its interest of His Majesty, his heirs and successors. तो उनके मेजेस्टी के थ्रू उनके जो हायर्स थे या उनके जो सक्सेसर्स थे वही जो है रूल्स और रेगुलेशंस बनाने लगे. Fourth is the Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants. इसमें जो है फर्स्ट टाइम ओपन कंपटीशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, जिसमें जो है इंडियंस के लिए जैसे सिविल सर्वेंट जो है सिलेक्ट करते थे, एंड स्टेटेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी. और इसमें इंडियंस को डिबार नहीं किया गया. नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853. This was the last of the series of charter acts by the British Parliament between 1793 and 1853. ये लास्ट एक्ट था 1793 से लेके 1853 तक. इसके क्या फीचर्स थे? It separated for the first time the legislative and executive function of the Governor General Council. इसमें जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो वर्क्स हैं उन्हें फर्स्ट टाइम सेपरेट किया गया. It provided the addition of 6 new members. 6 न्यू मेंबर्स जो है इसमें एडिशन की गई उनके, जिसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स भी कहा जाता था काउंसिल के. इट इस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसमें जो है एक अलग गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनाई गई, जिसे कि हम मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं. Next is it introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants. ये इसमें जो है open competition system introduce किया गया. The convened civil service was thus thrown open to the Indians also. और ये Indians के लिए भी थी. Accordingly, the Macaulay Committee was appointed in 1854. और इसमें जो है 1854 में मैकॉले कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई. It extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown, but it doesn't specify any particular period unlike the previous charters. लेकिन ये इतना particular period नहीं रहा जैसे कि पहले के charters थे. It introduced for the first time local representation in the Indian Legislative Council. इसमें जो है local representation first time जो है include किया गया. Of the 6 new legislative members of the Governor General's Council, 4 members was appointed by the local governments. इसमें 4 members जो हैं वो appoint किए गए. That was from Madras, Bombay, Bengal and आगरा. और इसके बाद जो है फिर क्राउन रूल आ गया, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक रहा. और उसके बाद जो है हमारी इंडिया आज़ाद हो गई. This significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as the First War of Independence. First war आना था, सॉरी. तो ये जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. ठीक है. द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी. इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया. एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन. इसमें जो सारी पावर्स हैं वो किसको दे दी गई? ब्रिटिश क्राउन को. इसमें क्या था? इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty. It changed the designation of the Governor General of India to the Viceroy of India. इसमें जो है पावर सभी मेजेस्टी के हाथ में होगी, जिसे कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा गया है. जैसे कि पहले गवर्नर जनरल होता था, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने लगा, फिर उन्होंने वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया. लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे. इसमें जो है डबल गवर्नमेंट जो उन्होंने पहले स्टार्ट किया था वो सिस्टम अबॉलिश कर दिया, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरीज था. ये जो उन्होंने पहले स्टार्ट किया था उसे ख़त्म कर दिया.
इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, इसमें जो एक न्यू ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे प्रशासन को चलाने के लिए जो कंट्रोल है उस टाइम किस पे होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इट इस्टेब्लिश अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें जो है काउंसिल के 15 मेंबर्स हो गए और ये सभी एडवाइजरी बॉडी थे और इसमें एक चेयरमैन भी होता था। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ suing and being sued in India and in England. The Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery. इसमें जो है मोस्टली हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो है एक्ट बनाया गया था, इसमें ज़्यादा ऑल्ट्रेशन नहीं की गई। उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861, 1892 एंड 1909। After the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of the Indians. फिर रिवोल्ट हो गया तो वो कहते उन्हें चाहिए थी कॉपरेशन ताकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वो अच्छे से चला सके। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाई, थ्री उन्होंने एक्ट बनाए, जैसे कि 1861 हो गया, 1892 हो गया और 1909 हो गया। और 1861 बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में भी, जिसमें क्या किया गया, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसमें इंडियंस को भी एसोसिएट किया गया हमारे लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए। इट थस प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस, इसमें जो है इंडियंस को वाइसरॉय नॉमिनेट किया गया। It increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussing the budget. इसमें जो है legislative council के function जो है increase किए गए और उन्हें बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई। इसमें जो है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया गया, जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हो गए, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ज़मींदार्स वगैरह को भी जो इसमें ऐड किया गया। नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। इसमें जो है इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो जो है वाइसरॉय थे, इसीलिए उन्हें मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। Number first is it considerably increased the size of the legislative councils, both central and provincial. The number of members in the central legislative council was raised from 16 to 60. इसमें साइज इंक्रीज किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का, जो कि 16 से 60 तक जो है उन्होंने इंक्रीज किया। It retained official majority in the central legislative council but allowed the provincial legislative councils to have non-official majority. Mostly जो work है वो majority based किए गए इसमें। It enlarged the deliberative functions of the legislative councils at both the levels. For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget. इसमें जो है व्यक्तियों को क्वेश्चंस पूछने का राइट भी दिया गया, रेवोल्यूशंस जो है बजट पास करने का भी जो है काउंसिल्स के जो व्यक्ति हैं उन्हें राइट्स दिए गए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नेंस। तो ये पहले टाइम था जो एसोसिएशन से बना था वाइसरॉय की और गवर्नर की। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ज्वाइन की थी और लो मेंबर थे वो इंडिया के। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, और उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो उन्होंने उनकी मांग की थी।
Under this, Muslim members were to be elected only by Muslim voters. Thus, the act legalized communalism, and Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. तो उन्होंने मुस्लिम मेंबर्स के लिए जो है उन्होंने अलग लीगलाइज कम्युनलिज्म की मांग की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, इसीलिए उन्हें जो है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है. सो होप यू लाइक दिस चैनल. जय हिंद, जय भारत.